गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लाइट शॉप के एपिसोड 3 और अगर आपने इसके पहले के एपिसोड यानी 1 और 2 को नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाकर देख लीजिए, नहीं तो आपको इसके आगे के एपिसोड समझ में नहीं आने वाले हैं। आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एपिसोड 3 के बारे में, जिसका नाम है द डिटेक्टिव, जिसकी शुरुआत होती है इस कहानी से 1 महीने पहले, यानी कि जो अभी तक हमने देखा उन सब के 1 महीने पहले, जहाँ पर एक लेडी सू यंग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में आराम से न्यूज़ देख रही होती है। तभी अचानक से उसके दरवाजे पर ज़ोर से कोई दस्तक देने लगता है, जैसे कोई दरवाजे को तोड़ ही डालेगा। अब उस चीज़ से सू यंग काफ़ी परेशान हो जाती है और वो डर भी रही होती है। उसे लग रहा था कि शायद उसका एक्स बॉयफ्रेंड आया हुआ है, जिसके वो वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी किसी के वहाँ से आगे की तरफ जाने की आवाज़ आती है। और जब सू यंग धीरे धीरे दरवाज़ा खोलकर बाहर देखती है तो अचानक से एक परछाई जो कि उसकी कॉरिडोर के कोने पे खड़ी हुई थी, वो उसके पास आकर उस पर हमला कर देती है। यह चीज़ बहुत ही तेज़ी से दौड़कर उसकी तरफ आई थी। अब अगले ही पल हमको दिखाया जाता है कि सू यंग को किसी ने उसके ही फ्लोर से नीचे फेंक दिया था, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। नीचे हम एक स्कूटर को भी खड़ा हुआ देख पाते हैं, जिस पे एक हेलमेट भी था। साथ ही साथ वहाँ पर उस बाइक का नंबर यानी कि स्कूटी का नंबर 8525 था। और इस चीज़ को याद रखिएगा, यह काम आएगा। खैर वहीं हम सू यंग के बॉयफ्रेंड मिनसू को देख पाते हैं, जो कि सू यंग के मरने के बाद खुद को छिपाते हुए शहर से बाहर जाने वाली बस में बैठ जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है, पर लेकिन सबको ऐसा ही लगता है कि सब उसने किया है और उसको सब पकड़ लेंगे, इसलिए वो काफ़ी डरा हुआ था। लेकिन बस के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो चलने ही वाली थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डिटेक्टिव संग सिक आ जाता है, जो कि असल में वही डिटेक्टिव था जिसको हमने दूसरे एपिसोड के आखिर में बुनियोंग की लाइट शॉप पर देखा था। खैर अभी के लिए अभी वो बस को रोककर बस में एंटर करता है और सभी लोगों से बाहर जाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। अब मिनसू इस बात को समझ गया था कि संग सिक उसको ही पकड़ने आया है और इसलिए वह डरा हुआ था और वो अपने सीट पर ही बैठा रहता है। तो वहाँ पर वो वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहता था। इसी दौरान हम संग सिक की बातों से जान पाते हैं कि सू यंग के घर में किसी ने आग लगा दी थी, जिसकी वजह से ही उसकी मौत हुई है। और संग सिक को मिनसू पर ही शक था, यानी कि पहले उसके घर में आग लगाई गई, उसके बाद उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया गया और संग सिक को मिनसू के ऊपर ही शक था कि उसने ही अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सू यंग को जान से मार दिया है और इसलिए वो मिनसू की सीट की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि फ्रंट सीट पर कोई लड़की बैठी हुई थी, जो कि वहाँ से उठकर धीरे धीरे जा रही थी और उसने यानी कि डिटेक्टिव ने अपना हाथ उसकी सीट के ऊपर भी रखा था। एनीवेज उसी दौरान अचानक से मिनसू की नज़र सू यंग पर पड़ जाती है, जो कि वैसे तो मर गई थी, लेकिन मिनसू को उसकी आत्मा दिख रही थी और उसको देखकर वह काफ़ी डर जाता है और संग सिक उसको पकड़कर बाहर अपने साथियों के पास छोड़ देता है, जो कि उसको अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। तब संग सिक जब अपनी जेब से सिगरेट निकालकर जलाने लगता है, तभी एक ऑफिसर उसे रोकते हुए बताता है कि वो जगह नॉन स्मोकिंग एरिया है, इसलिए संग सिक वहाँ पर स्मोक नहीं कर सकता है। तभी वो अपने हाथों को देखकर काफ़ी शॉक रह जाता है, क्योंकि उसके हाथों पर राख के निशान थे और उसे समझ नहीं आता है कि वो राख के निशान उसके हाथों पर कैसे आए। अब बेशक से संग सिक ने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन अगर आपने इस सीन को शुरुआत से देखा होगा तो संग सिक जब बस के अंदर चढ़ा था तब से ही वहाँ पर सू यंग की आत्मा बैठी हुई थी पहली ही सीट पर, जिसके अपार्टमेंट के अंदर आग भी लगाई गई थी। और जब संग सिक आगे बढ़ रहा होता है उसी समय पर उसने उस सीट पर हाथ रख दिया था, जो कि जहाँ पर सू यंग बैठी हुई थी और इसी वजह से उसके हाथ पर ऐसे राख लग गए थे। अब यहाँ से सीन सीधा एक बूढ़े व्यक्ति पर आता है, जो कि अपने घर में आराम से बैठकर टीवी देख रहा होता है।
और वो एक राइट हैंड पर्सन था। तभी उसके दरवाजे पर हम किसी को नोटिस करते हैं, किसी की परछाई को, जिसको देख बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि वह कौन है। और अब यह सीन यहीं पर कट होकर अगले दिन संग-सिक पर आता है, जो कि पुलिस स्टेशन पर टेबल पर लगे हुए लैंप के बल्ब को सही करने की कोशिश कर रहा होता है और बाद में वह सू यंग की फाइल को पढ़ने लगता है। और उसी समय हम पास में एक लड़की की फ़ोटो को भी नोटिस कर पाते हैं, जिसको हमने पहले ह्योंगजू के स्कूल के अंदर भी देखा था, जो कि उत्तमा से ये कह रही थी कि क्या उसने उसे देखा है, क्योंकि उसने उसे नोटिस किया था। और इस लड़की वाले केस से रिलेटेड एक चीज़ ये थी कि इसके कल्प्रिट्स को तो पकड़ लिया गया था, लेकिन वो लड़की मिल नहीं पाई थी और इस केस को यहीं पर संग सिंह ने अनरिजॉल्व केसेस में रख दिया था। और डिटेक्टिव की एक खास बात यह थी कि उसकी परख तो काफ़ी अच्छी थी, वो केसेस को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश किया करता था, लेकिन फिर भी उसका ओहदा काफ़ी कम था, क्योंकि उसके मोस्टली केसेस जो हुआ करते थे वो हमेशा अनरिजॉल्व ही रहा करते थे, क्योंकि वो चाहता था कि सारे के सारे केस जो हैं वो अच्छे से सॉल्व हों। लेकिन उसको ऐसा लगा करता था कि यह केस जो है उसके अंदर कुछ गड़बड़ तो है, तो इसके चलते वो अनरिजॉल्व ही केसेस को डाल दिया करता था। खैर, अब संग सिंह एक बार वापस से सिगरेट जलाने की कोशिश करता है अपने लाइटर से, लेकिन उसका लाइटर काम नहीं करता है और इतने में ही उसका कलीग और उसके साथ ही ऑफिसर जियोल उसके पास आकर उसको बताते हैं कि मिन्सू को छोड़ दिया गया है, क्योंकि सू यंग के साथ जो कुछ भी हुआ था वो बस एक हादसा था, क्योंकि उसके घर में आग लगने से उसके फेफड़ों के अंदर धुआं चला गया था, जिससे कि वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर गई थी। लेकिन हम जानते हैं कि ये सच्चाई नहीं थी। हमने देखा था कि वहाँ पर उसको मारने कोई आया था। इवन मिन्सू तो उस समय कहीं और ही था और एक आई विटनेस ने इस चीज़ की गवाही भी दी थी कि संग सिंह को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अपनी तरफ से वो श्योर था कि असल में सू यंग का खून हुआ था। और इस बारे में सोचते हुए संग सिंह वहाँ से खाने के लिए जाने लगता है और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर रात का समय आ जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि संग सिंह और एक क्राइम सीन पर जाता है, जो कि असल में उसी बूढ़ी व्यक्ति का था जिसको हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, जहाँ पर वो टीवी देख रहा होता है। उस आदमी की असल में बैठे बैठे ही मौत हो गई थी और उसके चेहरे पर काफ़ी सारे मोल्स भी थे। इवन सबसे अजीब बात यह थी कि उस आदमी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी। तो अब सबको तो वैसे ये नॉर्मल मौत लगती है, क्योंकि उसको हार्ट अटैक आया हुआ था, तो ऐसा लगता है कि जो मौत थी वो नॉर्मल थी। लेकिन हम यहाँ पर नोटिस कर पाते हैं कि उस आदमी के लेफ़्ट हैंड साइड पर उसका टीवी का रिमोट रखा हुआ था, जबकि वह आदमी राइट हैंडेड था। और यह बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। तब उसके कलीग जियोल की बातों से हम जान पाते हैं कि वह आदमी अपने घर में अकेला रहा करता था। उसकी बीवी बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी थी और उसके बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन असल में बाहर रहते थे, अब्रॉड में। इवन मरने से पहले बूढ़े व्यक्ति ने अपने बच्चों को और ग्रैंड चिल्ड्रन को भी कॉल किया था। अब यह सब देखने के बाद संग सिंह वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो फ्लोर पर किसी चिपचिपी चीज़ के निशान को नोटिस करता है। एनीवेज, अब वो अपने घर में था, जहाँ पर जब वो वॉशरूम में जाता है तब उसको अपनी बीवी मेहे का विज़न आता है, जिसके अंदर उसकी वाइफ ने उसको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया था। अब इस बात से संग सिंह काफ़ी खुश था और वह ये याद आने के बाद काफ़ी परेशान होकर सो जाता है और उसी टाइम पर वो सपने में वापस से अपनी बीवी को देखता है, जिसके अंदर वो और उसकी बीवी उनके होने वाले बच्चे का नाम डिसाइड कर रहे थे। लेकिन तभी होता ये है कि अचानक से ही कॉल आने की वजह से संग सिंह को तुरंत ही काम पर जाना पड़ता है और ये चीज़ उसकी बीवी को अच्छी नहीं लग रही थी। यानी कि हम यहाँ पर नोटिस करते हैं कि जो मेहर जो थी उसको अपने पति के बार बार इस तरह से काम में जाने पर अजीब लगता था, क्योंकि वो काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस था। और इनफैक्ट अभी हम ये नहीं जानते हैं कि उसकी बीवी ज़िंदा है या फिर नहीं, या फिर वो उसे छोड़कर जा चुकी है, या फिर आखिर उनके साथ हुआ क्या, क्योंकि घर के अंदर वो अकेला ही था।
खैर अगली सुबह उठकर हम नोटिस कर पाते हैं कि वो जजांग नूडल्स को ही खा रहा होता है और जब वो अपने होठों से उस सॉस को साफ करता है तो उसको याद आता है कि सेम नूडल्स की सॉस को उसने उस बूढ़े आदमी के लिप्स पर देखा था। साथ ही फ्लोर के ऊपर भी। इसका मतलब साफ था कि बूढ़े आदमी ने मरने से पहले कहीं से जजांग नूडल्स मंगवा कर खाए थे और हो सकता है कि शायद उन्हीं नूडल्स के अंदर उन्हें कुछ मिलाकर दिया गया होगा जिससे उनको पता ही ना चला कि उनके साथ क्या हुआ। अब स्टेशन पर जाने पर संगसिक को पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी के घर वाले ने उसकी ऑटोप्सी करवाने से मना कर दिया है, इसलिए उसके केस को भी बंद कर दिया जाएगा। पर उसके बाद भी संगसिक किसी भी हाल में असली कल्प्रिट्स को पकड़ना चाहता था, जिसके लिए उसने अपने ऑफिसर यूना की मदद से आसपास के सभी चाइनीज रेस्टोरेंट के एड्रेस को निकलवा लिया था और अब वो सभी में जाकर उनसे पूछता है, इंक्वायरी करता है कि वो किस तरह की फूड डिलीवरी करते हैं। पर क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी और इसी वजह से कोई भी रेस्टोरेंट डिलीवरी नहीं कर रहा होता है। अब यह काम करते हुए संगसिक को रात हो जाती है और फाइनली वो एक रेस्टोरेंट के सामने पहुंच ही जाता है जिसके बाहर एक फूड डिलीवरी वाली स्कूटी पार्क हो रखी थी। और यहाँ पर शॉकिंग बात ये होती है कि ये वही स्कूटी होता है जिसका नंबर 8525 होता है और उसके ऊपर कीचड़ भी लगा हुआ था। और हमने शुरुआत में देखा था कि सू यंग के घर के नीचे भी एक स्कूटी खड़ी थी जिसका नंबर था 8525। इसका मतलब यहाँ पर साफ है कि सू यंग को जिसने मारा था वो भी उसने ही उस बूढ़े आदमी को भी मारा होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो संगसिक होता है वो उस रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और वहाँ के ओनर को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। साथ ही साथ वो आसपास की चीज़ों को भी बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। और जैसा कि हमने देखा था कि जो संगसिक की ऑब्जर्वेशन पावर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। इनफैक्ट आपको याद होगा कि शुरुआत में एक ऑफिसर ने उसको सिगरेट पीने से मना किया था तो उसने उसके चेहरे पर एक मोल तक को भी नोटिस कर लिया था। और सोच कर देखो कि वो कितना ऑब्जर्वेटिव इंसान होगा। संगसिक को एक और चीज़ ध्यान आती है कि उस दिन वहाँ पर साइन करने के लिए कोई और नहीं बल्कि यही आदमी आया था, यानी कि इस रेस्टोरेंट का ओनर जिसने यहाँ पर चश्मे भी पहने हुए थे, जो कि बहुत वियर्ड बात थी। आई मीन ऑफिस के अंदर इस तरह से चश्मा पहनकर हर कोई नहीं आता। अब आगे जब संगसिक इस जजांग नूडल्स को ऑर्डर कर उनको खाता है तो उसे समझ आता है कि उस बूढ़े व्यक्ति ने रात में इसी रेस्टोरेंट से नूडल्स खाए थे। लेकिन जब इस बारे में रेस्टोरेंट के ओनर सांगून से बात की जाती है तो उसके हिसाब से वह डिलीवरी करने गया ही नहीं था। इवन उसका रेस्टोरेंट तो ऑनलाइन रजिस्टर भी नहीं था, इसलिए उस पर कोई भी डिलीवरी का काम नहीं आता था। इनफैक्ट यहाँ पर संगसिक उससे यह भी कहता है कि उसे यही लगता है कि उस बूढ़े व्यक्ति ने कभी कोई नूडल्स ऑर्डर किए ही नहीं, वो वहाँ पर खुद गया था। संगसिक उसको सीधा धमकी देता है जैसे कि वो जानता हो कि वही किलर है। अब सांगून भी इससे काफ़ी परेशान हो जाता है और संगसिक को वहाँ से वापस चले जाने को कहता है। अब वापस जाने के बाद संगसिक जो होता है वो काफ़ी सारे मरे हुए लोगों के केस को स्टडी कर रहा था जिनके साथ ऐसा सेम ही हुआ था, वो ऐसे ही मारे गए थे। खैर अब यहाँ से 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है और सांगून स्कूटी से सू यंग की आत्मा का पीछा कर रहा था। जी हाँ, यहाँ पर संगसिक जो इतने समय से सांगून पर नज़र बनाए रखे हुआ था, उसको यह लगता है कि सांगून किसी को मारने की कोशिश कर रहा था, तो वो स्कूटी के सामने आकर उसका एक्सीडेंट करवाता है। सांगून को इन सब की टेंशन नहीं होती है कि उसने उसे पकड़ लिया है। वो इस बात से ज़्यादा शॉक्ड होता है कि संगसिक असल में सू यंग की आत्मा को देख सकता है। और अब जैसे ही संगसिक की नज़र सू यंग के खून भरे चेहरे पर और जले हुए बॉडी पर पड़ता है, वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और उसको समझ में आ चुका था कि वो जिंदा नहीं है बल्कि वो मरी हुई है।
उसको यह देखकर भी धक्का लगता है कि असल दुनिया में वो चीज़ देख रहा है जो कि मर चुकी है, यानी कि वो कोई इंसान नहीं थी बल्कि एक आत्मा थी। अब सांग-हून जैसे तैसे खुद को छुड़वा कर सुयोंग की तरफ भागता है जैसे कि वो उसको मारना चाहता है, पर संगसिक ने ये सब देखने के बाद सांग-हून को ही पकड़कर गिरा दिया था, जिससे कि सुयोंग की स्पिरिट वहां से भाग गई थी। सांगसिक जैसे ही सांग-हून को पीटने वाला ही होता है, भी हम नोटिस करते हैं कि सांग-हून की आंखें चमक रही थी, जो कि वहां पर आ रही कार की वजह से थी, और उसकी आंखें टाइगर जैसी हो गई थी यानी कि कोई कैट की तरह। और इसको देखकर जो सांगसिक था वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, और वो ये भी कहता है कि ये तुम्हारी आंखें कैसे हो गई हैं। साथ ही साथ इसके बाद यहाँ से सीन सीधा उसी समय पर जाता है जहाँ हमने सांगसिक को बुनियोंग की लाइट शॉप पर देखा था। वहाँ पर असल में वो उस बूढ़े आदमी की मौत के बारे में कुछ चीज़ें पता करना चाहता था, पर अभी वो जियोंग को वहाँ पर देखकर रुक जाता है। अब जियोंग भी वहाँ से जाने लग गई थी कि तब हम सांगसिक की नज़र उसके सूटकेस पर गिर रहे खून को देखता है, जिसके बारे में वो तो उससे वैसे ही पूछना चाहता था, लेकिन यहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि वो लड़की है तो शायद उसे पीरियड्स हुए होंगे, कोई इमरजेंसी होगी और इसी वजह से वो खून आ रहा होगा। इसी वजह से जियोंग से कुछ पूछने की बजाय उसको यह अपना रेनकोट उतार कर दे देता है और ध्यान से जाने के लिए कहता है। वही हम ह्योंगजू को देख पाते हैं जो कि भागते हुए अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रही होती है। तभी उसको याद आता है कि आज वो अपनी माँ के लिए बल्ब लेना तो भूल ही गई, और वो इसलिए भागते हुए वापस से लाइट शॉप पर आती है। खैर अभी इससे पहले ह्योंगजू शॉप के अंदर जा पाती, उससे पहले ही बुनियोंग उसे बाहर से ही उसके घर जाने के लिए कहता है, और अब वो सांगसिक से बात करने लगता है। अब वैसे तो सांगसिक उससे बहुत कुछ पूछना चाहता था, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें काफ़ी वियर्ड थी, तो वो उससे बात इतना नहीं करता है, पर कहीं ना कहीं बुनियोंग इस बात को समझ गया था कि सांगसिक यहाँ पर क्यों आया है, और अब बुनियोंग सही है या नहीं, या फिर क्या सच है, या सांगसिक वहाँ पर उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में जानने के लिए आया था। डिटेक्टिव यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ें को नोटिस करता है कि उसके जस्ट सामने ही एक बल्ब होता है जो कि काफ़ी फ्लिक कर रहा होता है, तो उसको देखकर काफ़ी वियर्ड सा फील करता है। उसकी आंखें काफ़ी अजीब सी हो रही थी। बुनियोंग उससे सवाल भी करता है कि वो यहाँ पर लाइट शॉप के बारे में उससे बात नहीं कर रहा है, बल्कि वह यह बात करना चाहता है कि वो यहाँ पर आखिर आया किस लिए है और क्या है उस अंधेरी गली का राज और स्ट्रेंजर्स का सीक्रेट। और यहीं पर एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड 4 देखना है तो कमेंट में एपिसोड 4 ज़रूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।